हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। दोस्तों, आज है 8 सितंबर और आज है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। शिक्षा के महत्व को बताने के लिए और निरक्षरता को मिटाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर सन 1965 को ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाए और सन 1966 में 8 सितंबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। साक्षरता यानी शिक्षा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर, और शिक्षा व्यक्ति को अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी में ले जाती है। साक्षरता का अर्थ केवल हस्ताक्षर कर लेना ही नहीं है, बल्कि एक साक्षर व्यक्ति को ये ज्ञान भी होना चाहिए कि वो अपने हस्ताक्षर जिस कागज या दस्तावेज पर कर रहा है वो कहीं कुछ गलत तो नहीं, कहीं उसे ठगने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। अतः जागरूक होने के लिए जरूरी है कि साक्षर या शिक्षित हुआ जाए। साक्षर या शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों ही जानता है। हमारा दायित्व तो बनता है कि यदि कोई साक्षर होना चाहता है या शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो किसी भी तरह से हम उसकी मदद करें। 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क है। ये बच्चों का मूल अधिकार है, तो हमें उन बच्चों के माता पिता को ये बताना चाहिए जो ये नहीं जानते हैं, ताकि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित हों। बड़े भी यदि साक्षर होने की इच्छा जाहिर करते हैं तो उनको साक्षर करने का बीड़ा भी हमें उठाना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को भी यदि हम साक्षर बनाते हैं तो ये एक नेक कार्य होगा जो हमें संतोष और प्रसन्नता देगा। ईच वन टीच वन, ये वाली बात पर हम सबको अमल करना चाहिए। यदि एक व्यक्ति किसी एक को भी पढ़ाता है तो साक्षरता बहुत तेजी से बढ़ेगी। पूरे देश में जल्दी ही हम 100% साक्षरता का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, ये बात तय है कि साक्षर और शिक्षित व्यक्ति जागरूक, बुद्धिमान और विवेकशील होता है। तो आइए आज के दिन संकल्प लें कि साक्षरता की अलख जगाएंगे। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ें। कोविड-19 के संक्रमण काल में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वे खुद को बचाए रखकर स्वास्थ्य सेवाएं आम जन तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम के लिए हमने बात की एएनएम अर्चना कुशवाहा से। लीजिए आप भी सुनिए। अर्चना जी नमस्कार। नमस्ते मैम। आकाशवाणी ग्वालियर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप एएनएम है, एएनएम यानी ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ। जमीनी स्तर पर आप काम करती हो, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, ग्रास रूट लेवल पर जिसे कहा जाता है। तो आपका क्या काम रहता है, किस तरह आप समाज के बिल्कुल निचले छोर तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाती हैं? जी मैम, मेरा जो काम है वार्ड वाइज हम लोग का डिवाइड रहता है। मेरे पास एक वार्ड दिया है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 19,000 है। तो 19,000 पॉपुलेशन में जो भी जमीनी स्तर का काम रहता है, स्वास्थ्य की जो सेवाएं रहती हैं, हम वो पब्लिक तक पहुंचाते हैं। मेन जिसमें हम लोग का रहता है गर्भवती महिलाओं का देखभाल, उनका वैक्सीनेशन और बच्चों का वैक्सीनेशन, उनकी निगरानी, ये हम लोग का मेन वर्क रहता है। इसके अलावा जो भी स्वास्थ्य संबंधित सरकारी जो भी योजनाएं, प्रोग्राम चलते हैं वो हम पब्लिक तक पहुंचाते हैं। जी, तो डोर टू डोर जाती हैं आप या आंगनवाड़ी के माध्यम से काम करती हैं? कभी कभी मैम डोर टू डोर भी जाना रहता है। कोई ऐसा प्रोग्राम चलता है जैसे अभी कल कोरोना चला था और दस्तक अभियान वगैरह ऐसे। तो जच्चा और बच्चा को किस तरह से आप सलाह देती हैं? बच्चा का मैम मेन रहता है, जैसे ही कोई क्षेत्र में हमारे कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो हमारी आशा वर्कर उसको फॉलो करती हैं। फिर वो वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास आती है। अच्छा, तो मैं उनका टीका लगाती हूँ, उनको खान पीन की सलाह देती हूँ और उनकी जांच करती हूँ, एचबी की जांच करती हूँ, उनका वजन, बीपी, ये सारा हम लोग उनका करते हैं।
और पूरे 9 मंथ तक उनकी निगरानी देते हैं कि कहीं खून की कमी तो नहीं आ रही है, वो पर्टिकुलर आयरन कैल्शियम की टैबलेट ले रही हैं, उनका वजन में ग्रोथ हो रही है। ये पूरा 9 मंथ तक हम उनका फॉलो अप करते रहते हैं, एक महीने के अंतर से। और डिलीवरी के बाद फिर जब शिशु होता है तो उसकी देखभाल की सलाह किस तरह से बच्चा को, यानी कि उसकी माँ को देती हैं और किस तरह उसका टीकाकरण करवाती हैं? जैसे मैम हमारे क्षेत्र में कोई डिलीवरी होती है तो हमारी जो आशा वर्कर है वो हमको सूचित करती हैं कि मैम इसकी डिलीवरी हो गई है। तो जैसे ही वो बच्चे 1.5 महीने का होता है हम उसका वैक्सीनेशन करते हैं। तभी वो महिला भी रात्रि बनकर हमारे पास आती है तो हम उसको सलाह देते हैं कि भैया बच्चे का स्तनपान करवाइए आप। 6 महीने का बच्चे को सिर्फ स्तनपान ही देना, कोई ऊपरी आहार मत देना, प्लस उनको पानी भी नहीं देना है। ये सारी समझाइश देते हैं। महिला को भी देते हैं कि आप अपना खान पान अच्छा रखो जिससे आपको भी मिल्क आए। और उनको देते हैं कि भैया आप 6 महीने तक आयरन कैल्शियम की गोलियां भी कंटिन्यू रखो जिससे आपके शरीर में भी खून की कमी ना आए, आपका भी शारीरिक विकास सही से रहे। बिल्कुल। अच्छा अर्चना जी, आप डोर टू डोर भी जाती हैं इसके लिए और आंगनवाड़ी केंद्रों में भी आपकी ड्यूटी रहती होगी, है ना? जी मैम। तो वहाँ भी जो बच्चा आती हैं बच्चे के साथ में या गर्भवती महिलाएं आती हैं उनको सलाह देती हैं। अगर आप देखती हैं कि कहीं अंधविश्वास की शिकार हैं वो, किसी तरह से छोटे शिशु के साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो उनको आप किस तरह से समझाती हैं? ऐसे मैम बहुत से केसेस हम लोगों के सामने आ जाते हैं। बहुत सी महिलाएं रहती भी हैं, बहुत अंधविश्वास में भी रहती हैं, बोलती हैं कि नहीं बच्चे का मुंह सूख जाएगा, ये धारणा उनकी बहुत रहती है, पानी पिला देती हैं। तो बहुत उनको समझाना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं। और बहुत सी महिला रहती है कि एक बच्चा उनका मतलब हुआ नहीं 9 महीने का और पहले फिर प्रेग्नेंट हो गई। ऐसे बहुत से केसेस आते रहते हैं। उनको समझाते हैं महिलाओं को भैया ऐसा मत करो, आप बच्चे के लिए माँ का दूध ही सही है, कोई अंधविश्वास मत पालो। अगर आपकी सास ऐसा कुछ आपसे कहती हैं तो आप अपनी सास को हमारे पास लेके आओ। कभी कभी हम उनकी फैमिली वालों को भी समझाते हैं ये वाली बात। एक तरह से आप उनकी काउंसलिंग करती हैं और धैर्य के साथ उनको समझाती हैं। पर बहुत धैर्य के साथ और उनके साथ उनकी लैंग्वेज में बात करके बहुत समझाना पड़ता है। उनकी जहाँ तक उनके परिवार वाले जो रहते हैं, उनकी सासू माएं वगैरह, वो तो बहुत अंधविश्वास से ग्रसित रहती हैं। महिलाएं तो फिर भी हम लोगों की बात को थोड़ा समझती हैं, पर वो परिवार वालों के दबाव में आके उतना नहीं कह पाती हैं। बिल्कुल। आपके समझाने से अगर कुछ घरों में भी अंधविश्वास दूर होता है तो निश्चित रूप से आपकी सफलता है। जब वो समझेंगी और बच्चे का ढंग से लालन पालन होगा तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, इस देश का स्वस्थ नागरिक बनेगा। अच्छा, टीकाकरण के लिए आप टीकाकरण कार्ड वगैरह जो बनता है उसमें किस तरह से सहायक होती हैं? मैम टीकाकरण कार्ड का तो मतलब मेन रहता ही है, क्योंकि वो बच्चे का प्रोटेक्शन कार्ड भी हम उसको बोलते हैं। पॉलिसी है वो एक तरह से बच्चे की स्वास्थ्य की। तो उनसे बोलते हैं कि आप इस कार्ड को संभाल के रखो, जब भी वैक्सीनेशन हो आप इस कार्ड को साथ में लेके आइए। और जहाँ भी आपके बच्चे का एडमिशन होगा या फिर कल के दिन आपका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लिख के विदेश यात्रा में भी जाएगा तो उस समय ये कार्ड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। इस कार्ड को कभी भी आप उसको खराब मत करें। बिल्कुल। जैसे आप अपने कोई सरकारी दस्तावेज को संभाल के रखते हो, वैसे ही इस कार्ड को भी सरकारी दस्तावेज की तरह ही संभाल के रखें। स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी देती हैं महिलाओं को, बच्चों के लिए टीकाकरण करवाती हैं आप, साथ ही आप फैमिली प्लानिंग की सलाह भी उनको देती हैं, अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास करती हैं। जी मैम। तो आप एएनएम और आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता सब मिलकर एक टीम वर्क करती हैं। जी, इसमें इस फील्ड में ये टीम ही रहता है, आशा का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का और एएनएम का। हम 3 लोगों के सहयोग से ही ये सारी योजनाएं चलती रहती हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस समय जो कोविड-19 का संक्रमण चारों तरफ फैला हुआ है हमारे देश में और पूरी दुनिया में, तो इस समय आपके जो काम की जिम्मेदारी वो थोड़ी और बढ़ गई होगी। आप नियमित तौर पर जो काम कर रही थी पहले से, जैसे कि टीकाकरण में सहयोग है, बच्चा को किस तरह से स्वस्थ रखें वो देखना है, इसके अलावा इस समय आप कोविड-19 के संक्रमण से कैसे बचे, इस बारे में भी लोगों को जागरूक कर रही होंगी अपने वार्ड में? कर रहे हैं मैम। और कोविड-19 में फिलहाल हम लोगों का अलग से भी ड्यूटी लगा हुआ है। अच्छा। तो उस प्रोग्राम को भी हम लोगों को अपने रूटीन वर्क के साथ उसको भी संभालना है। तो काफी चैलेंजेस है, ये वाला वर्क भी करते जा रहे हैं। इसमें मेनली क्या रहता है, एक तो पहले था कि ठीक है महिलाएं इकट्ठा आ जाती थी, हम लोग उनको आंगनबाड़ी पर बिठा लेते हैं। अब ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब एक बार में एक ही हितग्राही को बुलाते हैं, उनको समझाते हैं कि भैया आप मास्क लगा के आइए अपने घर से। अगर नहीं मास्क आप लगा के आप आ रहे हो तो आपके पास जो भी तौलिया दुपट्टा है उसकी ट्रिपल लेयर करके आप उसको बांधिए। और जैसे ही बच्चे का टीका लगता है तो एक बच्चे के वैक्सीनेशन के बाद हमको तुरंत हैंड वॉशिंग करना रहता है, क्योंकि हम ना ग्लव्स का यूज कर सकते हैं ना हम सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं। क्योंकि ग्लव्स से हमारा बचाव तो होगा, सैनिटाइजर से हमारा बचाव तो होगा, पर उस बच्चे का बचाव नहीं हो पा रहा। हर बच्चे के बाद तुरंत हैंड वॉशिंग करो, फिर दूसरे बच्चे को लगाओ, फिर हैंड वॉशिंग करो। उन लोगों को समझा के सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखें।
हम लोगों ने गोले भी बना के रखे हुए हैं आंगनबाड़ी के बाहर कि आप इसमें खड़े हो जाइए। पर इतना जमीनी स्तर का वर्क है तो इतनी सुविधाएं नहीं रहती, कई बार धूप हो जाती है महिलाओं को। आशा वर्कर से बोलते हैं कि नहीं, आप एक एक घर में एक एक कोई बुला के लाओ, 10-10 मिनट के अंतर से उनको बोलो कि आप 10 मिनट बाद आओ ना, इनका हो जाए फिर आप 10 मिनट बाद आना। काफी समय भी बहुत जा रहा है इसमें, पर करते जा रहे हैं अपना वर्क। बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य आप कर रही हैं, क्योंकि बच्चों का टीकाकरण भी जरूरी है। तो कोविड-19 का संक्रमण तो कई महीनों से फैला हुआ है और आगे कब तक ये संक्रमण रहेगा ये भी नहीं कहा जा सकता, और टीकाकरण नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बच्चों का टीकाकरण पूरी उम्र भर उनके काम आता है, कई सारी और दूसरी बीमारियों से उन्हें बचाता है। अच्छा, इसके अलावा इस समय मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, तो डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए भी आप उनको सलाह देती हैं क्या? हाँ मैम, बिल्कुल सलाह दे रहे हैं, बता भी रहे हैं लोग वालों को, भैया बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहना के रखो। तो आप भी पहनते हो तो जानता है, फुल आस्तीन के ही कपड़े पहनो अपने घर में, और घर के आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दो। जहाँ भी कोई पानी का ऐसा भराव आपको दिखी तो उसको तुरंत साफ करो। घर में जो पानी की टंकी है उसका भी ढक्कन अच्छा प्रॉपरली टाइट भी लगाओ कि इसमें कहीं भी से एयर ना जाए जिससे उसमें मच्छर पनप पाए, क्योंकि डेंगू का मच्छर स्वच्छ पानी में पनपता है। तो इस टाइप से भी लोगों को हम लोग बताते रहते हैं। अगर आपको ज्यादा सुविधाएं नहीं है तो आप मच्छरदानी का यूज करो। बिल्कुल सही बात है, जिससे बच्चे की तो प्रोटेक्शन रहे। बिल्कुल। इससे पहले भी जो कुल कोरोना अभियान जो चलाया गया 15 दिन का था, उसमें भी हम लोगों ने डोर टू डोर सर्वे किया था, प्लस लोगों को कोरोना संबंधी जागरूकता भी दी थी कि आप किस टाइप से इससे बच सकते हो, क्योंकि इससे कोई बचाव के लिए कोई दवाई तो अभी तक नहीं आई है, ना ही कोई वैक्सीन मार्केट में अभी तक उसकी उपलब्ध हो पाई है। तो उसके लिए भी काफी लोगों को डोर टू डोर जाके या फिर कई हम लोगों ने आंगनबाड़ी पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों को समझाइश दी थी कि नहीं, आप इस टाइप से डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, लोगों से 2 मीटर की दूरी पर रहिए और हमेशा मास्क का यूज कीजिए। इसमें मेनली मास्क का यूज कीजिए, क्योंकि अगर आपने मास्क का यूज कर लिया तो आप 80% उससे बचाव कर लेते हो, क्योंकि जब हम मास्क का यूज करेंगे तो वायरस हमारे मुंह से बाहर जाएगा नहीं और ना ही किसी और का वायरस हमारे अंदर आ पाएगा। ये भी हम लोग समझाते रहते हैं। हैंड वॉशिंग करते रहिए आप समय समय पर, जितना हो सके भीड़ भाड़ वाली जगह से बचिए। और स्पेशली गर्भवती और बच्चे, आपको अगर बहुत जरूरी ही हो तभी आप घर से बाहर निकलो, नहीं तो आप घर से बाहर निकलिए ही नहीं। गर्भवतियों से तो हम यही कहते हैं कि आप जब भी हॉस्पिटल या फिर कहीं भी जाते हो जांच के लिए तो हमेशा अपना मुंह कवर करके जाओ। बिल्कुल। सर्वे के दौरान अगर कोई हमें संदिग्ध पेशेंट मिला था, किसी ने हमसे बोला कि हमें फीवर आ रहा है या हमारे गले में खराश है या फिर हमारा बॉडी पेन, इस टाइप की कोई भी समस्या है, तो हमने उसको या तो DH रेफर किया था, और किसी ने बोला कि नहीं हमको वायरल फीवर हो रहा है, सर्दी दे के बुखार आ रहा है, तो हम लोगों ने इसकी घर पे जांच भी की थी। अच्छा। जांच करने के बाद उसको हॉस्पिटल रेफराइज किया था कि भैया आप जाओ हॉस्पिटल में, फिर से आप जांच करवा के आइए। जांच करवाने के बाद उसको हम लोगों ने फॉलो अप भी किया था कि उस व्यक्ति की स्थिति कहाँ से कहाँ तक है। और उस अभियान के तहत तो हम लोगों को घर घर जाके, अगर कोई हमारे बाद में कोई पेशेंट ऐसा कोविड का पॉजिटिव निकलता है, कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, तो जो उसके घर वाले जो होम क्वारंटाइन थे उन लोगों को हम लोगों को वाइटल साइन भी लेने के लिए गया था। उनका वाइटल साइन लीजिए, वो भी हम लोगों ने किया और उनके देखा, स्वास्थ्य की निगरानी की। अगर किसी को कोई समस्या आई तो हमने तुरंत उसको अपने अधिकारियों को सूचित किया कि उनके घर में ऐसा कोई संदिग्ध आ रहा है कि इसको फीवर आ रहा है, तो इसको हम लोगों ने सैंपलिंग के लिए भेजा कि आप जाके सैंपलिंग करवाइए। काफी चैलेंजेस वाला वर्क रहा। समय आपका जो काम की चुनौती है वो और बढ़ गई है, आपके काम की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, और निश्चित रूप से आप इस तरह से कार्य कर रही हैं तो जो कोविड-19 के पॉजिटिव रोगी हैं उन्हें ढूंढने में आसानी हुई होगी। जी मैम, काफी स्तर पर सुधार भी आया था। जैसे ये प्रोग्राम चला था उस स्तर पे काफी केसेस हमारे ग्वालियर में निकल के भी आए थे, और उसके बाद 1 महीने तक केसेस कम भी हो गए थे। काफी अच्छा इफेक्ट पड़ा था इसका। अर्चना जी, आप कोरोना योद्धा हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ करके आप नौकरी पर जाती हैं और रिस्क भी लेती हैं, तो आप अपना किस तरह से ध्यान रखती हैं ताकि आप इस वायरस से बची रहें? मेरा तो बच्चा ही 2 साल का है, काफी छोटा है, उसके साथ मैं रहती हूँ और बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे घर में जाते हैं तो बच्चा सामने से ही आता है जी, बहुत मुश्किल होता है उसको संभालना। बहुत दूरी पर रहती हूँ उससे, वो टच ना कर पाए बहुत ध्यान रखती हूँ। सीधा बाथरूम में जाके जाती हूँ, सारे कपड़े धो के नहा के पूरा सिर से, फिर अपने बच्चे को कहीं जाके टच कर पाती हूँ। उसमें भी डर लगता है हर पल के लिए कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमें संक्रमित हो गए हों। काफी चैलेंजेस वर्क है फैमिली के साथ और जॉब के साथ, कोरोना की ड्यूटी के साथ सामंजस्य बिठाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। आपके काम को, आपके जज्बे को सलाम है अर्चना जी कि आप गृहस्थी के साथ साथ ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही हैं। आप स्वस्थ रहें,
ऐसे ही लोगों की सेवा करती रहें, हम यही उम्मीद करते हैं। आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपने समय निकाला, हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो अभी आप सुन रहे थे एएनएम अर्चना कुशवाहा से की गई ये बातचीत। कोविड-19 जागरूकता पर यह विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। श्रोताओं, भारत में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या में वृद्धि जारी है। पिछले 24 घंटे में 90,802 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 39.36 लाख के पार हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोविड-19 वायरस की चपेट में आकर 71,642 रोगियों की देश में मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस समय कोविड-19 के 8,82,542 रोगियों का इलाज चल रहा है और अब तक 32.37 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। सोमवार को देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा यानी कि गत दिवस कल 5 करोड़ के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे के अंदर 7 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हुई। इन 5 करोड़ टेस्ट में 8.47% लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश में अब हर 10 लाख की आबादी में 35,842 लोगों की जांच हो रही है और इनमें से 3,055 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। टेस्टिंग के मामले में हम आपको बता दें श्रोताओं कि चीन सबसे आगे है। यहाँ 16 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है और अब भारत टेस्टिंग के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। तो श्रोताओं, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल कीजिए, जहां तक संभव हो घर में ही रहिए। श्रोताओं, लंबे समय तक बंद रहने के बाद जिम और हेल्थ क्लब भी अब खुल चुके हैं। जिम में किस तरह से जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है और युवा किस तरह से स्वस्थ रहें, इस बारे में हमने बात की एक जिम संचालक भूपेंद्र बैस से। लीजिए सुनिए। नमस्कार भूपेंद्र जी। नमस्कार। आपका स्वागत है आकाशवाणी ग्वालियर के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ऑल इंडिया रेडियो का। भूपेंद्र जी, आप एक जिम संचालक हैं, जिम चलाते हैं, तो काफी लंबे समय तक जिम बंद रहे जी, और उसका आपको मलाल भी होगा, परेशान भी होंगे उस समय आप। बहुत परेशान जी, लेकिन अब जाकर के ये जिम खुले हैं तो भी कोविड-19 का जो संक्रमण है वो अभी भी फैल रहा है और अब कुछ ज्यादा ही संक्रमण फैला हुआ है शहरों में। तो आप अपने जिम में किस तरह से जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करवा रहे हैं, जो आपके जिम में आते हैं कसरत करने के लिए, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो? देखिए, पहली बात तो इतना बड़ा जो महामारी फैली है किसी भी तरह का, ये बहुत परेशानी वाली बात रही है और हम क्या, इंडिया क्या, पूरा विश्व परेशान रहा इस चीज से। अभी भी परेशानी है और कब तक सही हो पाएगा ये भी कुछ पक्का नहीं है। अभी गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है, मगर ये सफलता मिलेगी और कब तक मिलेगा ये नहीं पता जी। काफी टाइम बंद रहा जिम और सभी लोगों को नुकसान हुआ है, अकेला जिम का नहीं कह सकते। तो सभी लोगों ने बहुत बुरा समय देखा है, क्योंकि कारण ये कि एक हेल्थ क्लब से बहुत सारे परिवार जुड़े रहते हैं। जैसे मान लें हमारे की सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, हमारे ट्रेनर्स हैं, लोग परेशान रहे हैं। तो बस अब स्टार्ट किया है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हम लोग प्रिकॉशंस रखने पड़ रहे हैं। जो हमारा यंग जनरेशन आती है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, सभी तरह के लोग हमारे पास आते हैं। तो उनके लिए हम लोग बहुत सारे प्रिकॉशंस यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे हेल्थ क्लब में जो भी व्यक्ति आता है तो उसके लिए हम हैंड सैनिटाइज करना या आपका पूरा बॉडी सैनिटाइज करना, इस तरह के टनल्स वगैरह लगा रखे हैं हमने जिम में अपने। उसके बाद हमारे ऑफिस में जैसे ही एंट्री लेते हैं तो उसके बाद हम उन्हें अपना थर्मल स्कैनिंग करवाते हैं उनका, जिससे कभी उन्हें किसी को फीवर तो नहीं है। अगर फीवर होता है तो हम उनसे बोलते हैं कि आप अपने घर जाके रेस्ट करें, ऐसे में वर्कआउट ना करें। तो यही सब चीजें हैं। बाकी जिम सैनिटाइज करना, सुबह शाम हर बैच के बाद जिम सैनिटाइज करना, ये सब चीजें हम लोग ध्यान दे रहे हैं। सब चीजें अपनी तरफ से पूरी कोशिश है जिम की कि किसी भी तरह की, किसी भी युवा को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। बिल्कुल। से बचने के लिए जो ढाल बताई जा रही है कोविड-19 से, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग है और हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, चाहे वो अल्कोहल वाला सैनिटाइजर हो या साबुन पानी हो, और तीसरा है मास्क। तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज जो है वो मास्क लगाकर नहीं की जा सकती। हाँ, रास्ते में जो मास्क लगाकर वो आ सकते हैं आपके जिम तक, उसके बाद उन्हें मास्क हटाना पड़ता होगा। तो इस बारे में बताना चाहूंगा जी कि मास्क लगा के वर्कआउट नहीं कर सकते, ये बात फैक्ट है, क्योंकि हमें सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो सकता है। इसलिए तो मेरा बच्चों से यही कहना होता है कि अब आते और जाते समय मास्क का उपयोग करें।
एक्सरसाइज करते समय कोशिश ये करें कि दूरी बना के रखें। आप मास्क ना लगाएं, फेस शील्ड भी लगाना थोड़ा टिपिकल है क्योंकि आप कंफर्ट नहीं रह पाते हैं। सही बात। तो इसलिए हाँ, किसी नुकसान की वजह से अच्छा है कि आप थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि सभी जिम वालों ने, जितने भी जिम्स हैं, हेल्थ क्लब हैं, सभी ने अपने जो स्टूडेंट हैं, जो एक बैच में हमारे 40 to 50 स्टूडेंट होते थे, हमने उन्हें कर दिया 10 to 12 स्टूडेंट पर बैच में। तो उससे क्या हुआ, दूरी बन जाएगी अपने आप में। और बाकी हैंड सैनिटाइजर का यूज है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आप हैंड वॉश ज्यादा करें हैंड सैनिटाइजर से, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड रहता है, उससे आपकी स्किन और त्वचा खराब हो जाती है कभी कभी। बिल्कुल। और आपने अपनी जिम में व्यवस्था कर रखी होगी, पानी साबुन उपलब्ध होगा वहाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी जिमों में, यहाँ नहीं सभी जिमों में उपलब्ध है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास पानी और साबुन उपलब्ध नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, वो इमरजेंसी कॉल के लिए कि आप सैनिटाइजर इसके लिए रखें जहाँ आपके पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है हाथ धोने के लिए, जी वहाँ पर। तो 1 महीना से कुछ ज्यादा ही हो गया है जिम खुले हुए। जी जी। तो आपके यहाँ जो है व्यवस्था सही चल रही है, मतलब किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। हाँ, लोग थोड़े डरे हुए जरूर हैं, ये बात बताऊंगा मैं। बच्चे हैं, जैसे हमारा स्टूडेंट सर्कल आता है, उनके माँ बाप डरे हुए हैं थोड़ा, मगर हम लोगों ने अपना जिम का पूरा सेटअप जो बताया हुआ है, पूरा सब तरह के प्रिकॉशंस यूज कर रहे हैं, तो काफी सब ठीक है, मगर फिर भी डर तो है, ये बात तो पक्का है। कोविड-19 का डर तो बहुत है। अच्छा, आपके यहाँ जो भी युवा आते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो खान पान के लिए आप उनको क्या सलाह दे रहे हैं इस समय खासकर? देखिए, जनरली खान पान के लिए मैं बताऊं आपको कि चाहे बॉडी हो या जनरल फिट रहना है किसी व्यक्ति को, आपको खान पान, आपका अच्छा सोना, 6 से 8 घंटे का प्रॉपर एक अच्छा नींद, बिल्कुल, आपका सुबह दोपहर शाम का एक प्रॉपर अच्छा डाइट जिसमें प्रोटीन, कार्ब, फैट, विटामिन, मिनरल सभी चीजें हों, और आपका एक प्रॉपर 1 घंटे का अच्छा वर्कआउट है। वर्कआउट भी ज्यादा नहीं, सिंपल 1 घंटा काफी होता है अगर आपको फिट रहना है, स्वस्थ रहना है तो। जी। घर का खाना जैसे आपका स्प्राउट है, नट्स वगैरह हैं, दूध है, पनीर है, इस तरह की चीजें हम बता रहे हैं, सोया मिल्क है, सोया प्रोटीन है, इस तरह से आप वो ले सकते हैं। अच्छा, आजकल युवाओं में भी कुछ एप्स बनाने का कुछ जुनून सा हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं देखकर और हीरोज को देख करके हीरो को देखकर जी। और इसके लिए कई बार वो स्टेरॉइड्स का सहारा भी लेते हैं। बिल्कुल, मैं बताऊं, एप्स वगैरह अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, और स्टेरॉइड लेके ही एप्स बनते हैं ऐसा भी कोई नियम नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं। शॉर्टकट होता है बस ये, और ये चीज सबको मालूम है कि शॉर्टकट ज्यादा समय तक अच्छे नहीं होती है, कहीं ना कहीं नुकसान है उनका। बिल्कुल। तो मैं तो युवाओं को यही कहता हूँ कि सबसे पहली बात तो आप ऐप्स के चक्कर में ना पड़ें। आप किसके लिए आए, यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए, फिट रहने के लिए आए, आप अच्छे दिखें, आप पर कपड़े अच्छे लगे, आप स्मार्ट लगे, आपको कोई बीमारी ना हो, आप उसके लिए वर्कआउट करें, ना कि बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, एप्स बनाने के लिए। और बाकी फिर भी अगर किसी की इच्छा होती है तो वो ईमानदारी से मेहनत करे और थोड़ा सब्र रखे। जिनके 3 नियम है, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीजें अगर हैं तो आप एप्स बिना सप्लीमेंट के, बिना स्टेरॉइड के सभी तरह से सब कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं। सही बात है, क्योंकि जिम में हम स्वास्थ्य बनाने आते हैं, स्वास्थ्य बिगाड़ने नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और स्वस्थ रहेंगे तो इम्यूनिटी भी बढ़ती है शरीर की। ईमानदारी से वर्कआउट करें, आप अपने ट्रेनर का कहना माने। बस हाँ, सभी को ये कहना चाहूंगा कि जिस जिम में जाते हैं आगे ट्रेनर को जरूर चेक कर लें कि उसको नॉलेज है कि नहीं, हर चीज प्रॉपर मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर गाइड ही कहीं मिसगाइड कर दे तो बिल्कुल बिल्कुल, हर क्षेत्र में गुरु जरूरी है, अगर आपके गुरु सही हैं तो ये समझिए आप वैसे ही सभी तरह सक्षम है आप। जी बिल्कुल। अच्छा, युवाओं से और क्या कहना चाहेंगे आप? जी, युवाओं से तो यही कहना चाहूंगा कि आप अपने कैरियर पर ध्यान दें, अपने स्टाइल देने के लिए। तो अपने जैसे सिगरेट पीना है या पुड़िया खाना है और ये वाइन वगैरह है, इस तरह की चीजों से दूर रहें। तो अपने कैरियर पर ध्यान दें, अच्छा एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज करें तो स्टेरॉइड से दूर रहें, स्टेरॉइड को बिल्कुल मना कर दें। कोई भी अगर आपसे कुछ भी कहता है, आप जनरल डाइट लें, आप सिंपल प्रोटीन्स ले सकते हैं। सिगरेट, शराब और इन चीजों से दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, सिगरेट के रूप में तंबाकू का सेवन हो या किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन, किसी भी तरह से वो गलत है। कई बार युवा ये सोचते हैं कि इससे हमारा जो है टेंशन कम होता है। दिमाग में बना रखा है कि हम सिगरेट पीते हैं तो टेंशन दूर होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठे, आप वर्कआउट करें। वर्कआउट में आपको बताऊं, जैसे जिम के लिए कहा जाता है कि जिम हुआ, योगा हुआ, डांस हुआ, आप किसी चीज से प्यार करते हो तो आप उससे आपका टेंशन दूर हो जाएगा। बिल्कुल। अब आप सिगरेट से प्यार करोगे, सिगरेट से टेंशन दूर हो जाएगा आपका, तो मगर यह तो गलत ही है। सही बात है, लेकिन वो गलत। तो आप ऐसी चीज से प्यार करें ना जिससे आपका टेंशन दूर हो, आपका इम्यून सिस्टम बढ़े और आप स्वस्थ रहें। आप डांस से प्यार करो, आप योगा से प्यार करो, आप अपने हेल्थ से प्यार करो, अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल सही। और युवतियों से भी कुछ कहना चाहेंगे? उनसे भी बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपना भी ध्यान रखें और एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। कि आप अगर प्रॉपर
अपना वर्कआउट करते हैं, अच्छा डाइट प्लान रखते हैं, अच्छे से रहते हैं, वो सुंदरता का मुकाबला तो कोई कभी कर ही नहीं सकता। उसके लिए आपको कॉस्मेटिक की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप नेचुरली इतने सुंदर लगेंगे कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यदि आप प्रॉपर डाइट करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं और भरपूर पानी पीती हैं, नींद लेती हैं, हाँ बिल्कुल, तो आपकी त्वचा वैसे ही ग्लो करेगी। किसी भी तरह कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है, आप नेचुरली ग्लो करते रहेंगे हम। जी बिल्कुल। तो भूपेंद्र जी, आपने समय निकाला, हमारे कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे जिम संचालक भूपेंद्र बैस से की गई ये बातचीत। श्रोताओं, जहाँ तक संभव हो घर में ही रहिए। घर से बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और एक अच्छा मास्क जरूर लगाइए। मास्क ड्रॉपलेट्स को हवा में और दूसरे लोगों तक फैलने से रोकता है। खुद तो मास्क पहने ही और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। तो घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के कार्यक्रम। अब अनुमति दीजिए आभा गुप्ता को। नमस्कार।